हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9, जिसका नाम है गति एवं समय। इस वीडियो के अंदर हम चाल को देखेंगे, समय के मापन को देखेंगे, चाल तथा समय के मात्रकों को देखेंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे कि चैप्टर में हमने क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुलाकार अर्थात वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद हैं? अर्थात कौन कौन सी 3 प्रकार? वृत्ताकार, जिसे हम वर्तुलाकार भी कहते हैं, आवर्ती कहते हैं, सरल रेखा के अनुदिश सरल रेखीय गति कहते हैं। तो इन्हें हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। आगे कह रहे हैं टेबल 9.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे टेबल 9.1 दी गई है। विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गतियों के एग्जाम्पल फर्स्ट कॉलम में है, सेकेंड कॉलम में आपको गति का प्रकार लिखना है। जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक कैसी गति करती हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सरल रेखीय गति करते हैं। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी कैसी गति करती है, ये भी सरल रेखीय गति करती है। दौड़ते धावक की हाथों की गति, ये आवर्ती गति करते हैं। इनको कहो दोलन गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? और दोलन गति। और हम जानते हैं दोलन गति, ये इसमें दोलन गति हो जाएगा। दोलन गति और वृत्ताकार गति ये कैसी गतियाँ होती हैं? आवर्ती गति होती हैं, क्योंकि ये अपने ही स्थिति को दोहराती हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन टेबल्स को फिल करके भी अलग से वीडियो मिल जाएगी। वैसे हम बताते चल रहे हैं कि क्या रहेगा किस कॉलम में। आगे है चलती साइकिल के पेडल की गति, ये कैसी गति करती है? ये वृत्ताकार गति करती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यह भी वृत्ताकार गति हो जाएगी। इसे हम आवर्ती गति भी कह सकते हैं इन्हें। झूले की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है और ये भी आवर्ती गति में आती है। लोलक की गति कैसी होती है? दोलन गति होती है और ये भी आवर्ती गति में आती है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है अर्थात धीमी होती है, जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है अर्थात तेज होती है। आगे है मंद और तीव्र गतियों को देखते हैं। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक जैसे साइकिल के मुकाबले एक मोटरसाइकिल हो तो वो तीव्र गति करेगी या नहीं, और अगर उसी की जगह ट्रेन आ जाए तो मोटरसाइकिल की तुलना में ट्रेन तीव्र गति करेगी। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। मतलब कभी कभी देखिए हम बाइक को या स्कूटी को धीमी गति से ले जाते हैं, फिर उसको एक्सेलरेट करते हैं, मतलब उसकी गति बढ़ाते हैं। उसको मंद भी मतलब कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं उसकी गति को। यहाँ तक कि आगे सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनिए। हम बना सकते हैं, जैसे कि आप देखिए कार की गति एक लिख सकते हैं, साइकिल पे सवार एक सीधी सड़क पे गति करता हुआ साइकिल पे सवार बच्चा, और मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, ये सब हमने देखा ना। इसी तरीके से 10 लिख रहे हैं आपको। आगे क्या कहते हैं? इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। मतलब कौन सी तीव्र गति से चल रही है और कौन सी धीमी गति से चल रही है। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? हम मतलब वो कितनी समय में कितनी दूरी को तय करता है, वही उसकी गति की तीव्रता और मंदता को निर्धारित करता है। आगे है यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। एक्टिविटी 9.1 दी गई है। फिगर 9.1 को देखिए। फिगर 9.1 ये आपको दी गई है। एक रोड है जिसपे गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई गई हैं
अब इनमें आप कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी धीमी गति से चल रही है और कौन सी तीव्र गति से। इसमें किसी छड़ पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब फिगर 9.2 को देखिए। ये देखिए वो उसका सेकंड पोजीशन पे है, मतलब कुछ गाड़ियां जहां पर थी कुछ आगे निकल, ये देखिए ग्रीन वाली गाड़ी, ये ग्रीन जो गाड़ी है आप यहाँ पे देखेंगे वो आगे आ गई है, सबसे क्या आ गई है, आगे। तो इसकी गति अन्य की तुलना में तीव्र मानी जाएगी। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी किसी की गति तीव्र होती है अन्य की तुलना में। आगे इनमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। फिगर 9.2 की बात कर रहे हैं। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? ग्रीन वाली गाड़ी हमने देखा अभी। इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? चलिए देखते हैं इनमें से मंद गति कौन कर रहा है। सबकी स्थिति पहले देख लीजिए और फिर उसके बाद इनकी स्थिति देख लीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे मंद ब्लू कार गति कर रही है। क्यों? क्योंकि ब्लू जहाँ पर थी वो वहीं पर दिखाई दे रही, ऐसा लग रहा है। आगे देखते हैं। बाकी सबकी स्थिति तो सेम है, बस ग्रीन वाली सबसे आगे निकल गई है। देखते हैं। आगे क्या कहते हैं? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। मतलब किसी निश्चित समय में वो कितनी दूरी तय करता है, इसी से हम पता कर सकते हैं कि उसकी गति मंद है अथवा तीव्र है। आगे उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? बिल्कुल कहेंगे। आगे देखते हैं। हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिक होती है। मतलब उसने कम समय लिया, वो जल्दी से उसको क्रॉस कर गया, उस दूरी को जल्दी से कवर कर ले गया, तो मतलब उसकी चाल तीव्र थी। अब हम देखते हैं चाल के बारे में। उसकी गति तीव्र या कम मतलब चाल से निर्धारित होती है। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है, बिल्कुल क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया। मतलब जिसकी चाल ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा उसी दूरी को तय करने में। मतलब चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अनुक्रमानुपाती नहीं होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है या कौन तीव्र है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। अभी तक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे उसका एक फैक्चुअल नाम क्या है? चाल है। उसे क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं। आगे देखते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब अगर बोला जाए 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है तो मतलब 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर कवर करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल यानी समान गति से चलती है, क्योंकि बीच बीच में कुछ रुकावटें आती रहती तो हम अपनी
स्पीड को कम करते रहते और फिर जब रोड साफ़ होता है तो हम अपनी स्पीड को बढ़ा देते। तो समान चाल से तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी हम समान चाल से तो नहीं तय कर सकते। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। मतलब उसकी औसत चाल पर चर्चा कर रहे हैं कि टोटली उसने एक रेशियो निकाल के बताते हैं कि 1 घंटे में टोटल दूरी उसने कवर कितनी की है। आगे हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। क्या है? कार की औसत चाल। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। जनरली हम हमेशा ज़्यादातर चाल शब्द का ही यूज़ करते हैं। अतः हम तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे समय से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, चाल को निकालते हैं। आगे क्या दिया गया है? अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। सही बात है, बीच में रुकावटें आती हैं तो गति धीमी करनी पड़ती है। रोड साफ होगा तो आप उसको गति बढ़ा देते हैं, स्पीड उसका बढ़ा देते हैं। आगे, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। उसे क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। मगर अर्थात अगर उसकी चाल नियत है, एक समान चाल है, एक नियत चाल है, तो उसको क्या कहेंगे? एक समान गति कहते हैं, वरना उसको क्या कहते हैं? असमान गति कहते हैं। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। मतलब वास्तविक चाल को, औसत चाल को यहाँ पे क्या किससे डिफाइन करेंगे? वास्तविक चाल से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक समान गति है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं? आइए पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम 1 माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? आगे देखते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है कि अभी कितना समय हुआ, पहले कितना समय था। आगे देखते हैं। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। आगे है, उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या अर्थात नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में मापी गई, यानी एक मंथ कहा गया। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही हैं, जैसा कि फिगर 9.3 में आपको दिखाया गया है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता है कि घड़ियां समय कैसे बताती हैं? घड़ियों की क्रियाविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। मतलब सभी अपनी ही स्थिति को दोहराती हैं, आवर्ती गति करती हैं। ये विभिन्न प्रकार की गतियों के प्रकार आपको दिखाए गए हैं। सामान्य घड़ियां कुछ दिखाई गई हैं। आगे,
आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। मतलब ये लोलक जो होता है वो भी एक आवर्ती गति करता है। वृत्तीय गति भी क्या कहलाती है? आवर्ती गति ही कहलाती है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा बांधकर यानी निलंबित करके बनाया जा सकता है, जैसा कि फिगर 9.4a में ये बनाया गया है। आप देखिए, एक धागा है, उसमें एक पत्थर को बांध के या धातु के गोले को बांधकर बनाया गया है सरल लोलक को। आगे क्या कहते हैं? धातु के गोले को लोलक कहते हैं। फिगर 9.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया, जो कि अभी हमने देखा। जब लोलक के गोले को धीरे से, अगर मान लीजिए ऐसे लोलक है, आप ऐसे देखिए लोलक है बीच में, उसको जैसे ही आप ऐसे है उसको ऐसे पकड़ सकते हैं, इधर खींच के छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो वो ऐसे 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 गति करना स्टार्ट हो, मतलब ऐसे है, जब आप पकड़ेंगे और छोड़ देंगे तो वो ऐसे 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 लोलक गति करना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? अपनी स्थिति को दोहरा रहा है। तो ये आवर्ती गति हुआ ना, इसी को कहते हैं ये आवर्ती गति है। आगे क्या कहते हैं? जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। मतलब ऐसे खींच के एक तरफ ऐसे छोड़ देते हैं तो वो एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे गति करने लगता है। आगे क्या कहते हैं? सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। दोलन गति है, और दोलन गति कैसी गति होती है? आवर्ती गति होती है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति यानी O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। मतलब ये देखिए O स्थिति आपको दिखाई गई है, ये O स्थिति है, ये O स्थिति है। जब यहाँ से स्टार्ट करके A पे जाता है, फिर A से B तक जाता है और B से O तक वापस आ जाता है, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाती है? कहा जाता है कि लोलक ने अपनी एक मतलब पूरा एक गति पूरी कर ली है, यही कहा गया है। आगे देखते हैं। लोलक ने अपना एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का आवर्त, अर्थात लोलक को एक स्थिति से स्टार्ट करके उसकी दूसरी तरफ चरम सीमा पर पहुंचकर और फिर दूसरी तरफ पहुंचकर फिर उस स्थिति पर वापस आने में जितना समय लग रहा है उसे उसका क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ एक्टिविटी 9.2 दी गई है, इसको देखते हैं। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर फिगर 9.a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। जैसे कि अभी हमने देखा था, ये एक सरल लोलक है, इसी को कह रहे हैं यही एक सरल लोलक है। इसी तरीके से आपको एक डोरी में पत्थर बांधकर या धातु का कोई गोला बांधकर ऐसे बनाना है। आगे क्या कहते हैं? यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए कि वो कहाँ पर है। उसकी स्थिति पहले माध्य स्थिति को चिन्हित कर लीजिए, जैसे दीवार पर ऐसे उसके पीछे ऐसे खींच लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती। समय को पता लगाने के लिए, उसका आवर्तकाल नोट करने के लिए। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इससे बंधी डोरी तनी हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगाना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए।
माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर, यानी चाहे ए पॉइंट पर पहुंचा है चाहे बी पॉइंट पर पहुंचा है, वहां से भी टाइम को स्टार्ट कर सकते हैं। जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है, लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। टेबल 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण एक नमूना है, केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। मतलब जैसे यहाँ पे दिया गया है कि 20 दोलनों के लिए लिया गया समय 42 है, तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, 42 को 20 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आंसर 2.1 आएगा। तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। आगे डोरी की लंबाई आपको बताई गई है 100 सेंटीमीटर। एक एग्जाम्पल दिया गया है, बाकी आपको लिखना है। जैसे अगर आपका 20 दोलनों को पूरा करने में 50 सेकेंड लग रहा है, तो 50 को किससे डिवाइड कर देंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। आंसर क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा आई थिंक। तो इसी तरीके से आप एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं। आगे, क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? जरूरी नहीं है। ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। मतलब जो घड़ियों में 1 या 2 सेल लगते हैं उन घड़ियों को क्या कहते हैं, क्वार्टर्स घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। आगे दिया गया है, समय तथा चाल के मात्रक को देखना है। अब समय का मूल मात्रक सेकेंड है, इसका प्रतीक स्मॉल एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट है तथा घंटा है। घंटे को स्मॉल एच से और मिनट को MIN से दर्शाते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? हमने जाना था चाल बराबर क्या था, दूरी बटे समय। तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक अभी हमने देखा कि सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों से भी दर्शाया जा सकता है, जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ दिया गया था, इसको देख लेते हैं। इस खोज के, चलिए इसको लास्ट में देख लेते हैं। आगे, आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, ना कि 50 किलोमीटर्स, यानी एस नहीं लगाते। अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है, यानी सेकेंड, मिनट, आवर को। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों में अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा कितना बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इनका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी, यानी उसका जो स्पंदन दर होता है, नाड़ी का स्पंदन दर होता है 1 मिनट में 72 बार, अर्थात 10 सेकेंड में लगभग 12 बार होता है। 72 से 80 बार, लगभग 12 से 16 बार होता है 10 सेकेंड में। बूझो क्या कहते हैं, यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकेंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप उसकी सहायता कर सकते हैं? हम जानते हैं एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। आप बताइए 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो इन्होंने पूछा कितना था,
इन्होंने पूछा था एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 60 × 60 होते हैं, यानी 60 मिनट होते हैं, तो 60 × 60 सेकेंड हो गए। और इन्होंने बोला एक दिन में, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, तो हो जाएगा 60 × 60 × 24 और आपको आंसर मिल जाएगा। हम जानते हैं 60 × 60 कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, और इसी में 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको ये आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन यानी धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया था कि नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकेंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है अर्थात धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। मतलब किस प्रकार की घड़ियां पहले के समय में यूज की जाती थी। जब ये सरल लोलक घड़ियां नहीं थी तो धूप घड़ी जैसे धूप के अनुसार घड़ी बनाई गई, जल घड़ी यूज की जाती थी और रेत घड़ी को यूज किया जाता था। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। यहाँ फिगर 9.5 में इसका आपको दिया गया है कि किस प्रकार घड़ियां थी पहले। ये देखिए, ये फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रेत घड़ी है, ये जल घड़ी है, ये धूप घड़ी बनाई गई है। जिस तरफ धूप जाएगा उस छाया के अनुसार, उसके प्रकाश के अनुसार समय निर्धारित किया जाएगा। आगे क्या है, चाल मापना। चाल को मापते कैसे हैं उसको देखते हैं। समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। तो यही ऊपर बताया गया कि कैसे मापा जाता था, धूप घड़ी, रेत घड़ी, जल घड़ी के अनुसार। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। चाल चलिए ज्ञात करते हैं एक्टिविटी 9.3 के माध्यम से। चौक के चूड़ अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए, जैसा कि फिगर 9.6 में किया गया है। यहाँ पे ये पहले गेंद को फेंकते हैं, फिर जब ये रेखा को पार करती है और जब एकदम वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, तो गेंद को छोड़ने का समय और उसके रुकने का समय आपको नोट करना है। आगे क्या कहते हैं, गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है। जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का, यानी मतलब जो इंची टेप होता है, का उपयोग कर सकते हैं।
इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी दोहराए, मतलब ग्रुप वाइज आप लोग इसको रिपीट करिए। यहाँ पे टेबल में इसको लिखना है आपको। आप ग्रुप A, B, C ऐसे करके बना सकते हैं और आपके गेंद द्वारा चली गई दूरी यहाँ लिख सकते हैं और कितने समय में वो रुकती है छोड़ने के बाद उसको यहाँ पे लिखना है। फिर चाल को हम कैसे निकाल लेंगे, कितनी दूरी वो चली थी ऊपर लिख के न्यूमरेटर में, और उसके द्वारा लिया गया समय डिनोमिनेटर में लिख के डिवाइड करके हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। हर ग्रुप का अलग अलग निकल सकता है। आगे क्या कहते हैं, तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। टेबल 9.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेबल है और कुछ जीव दिए गए हैं, जैसे बाज, इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी दी गई है, 320 किलोमीटर पर आवर। और इसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हम क्या करेंगे, किलोमीटर ऊपर है तो मीटर को मीटर से किलोमीटर करने में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं 1 आवर में 60 × 60 सेकेंड होती है, यानी 3600 सेकेंड होते हैं। तो सेकेंड जैसे कि यहाँ पे डिवाइडेशन में है, बटे में है, तो यहाँ भी उसको भी बटे में लिख देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने से बाज की चाल मीटर प्रति सेकेंड में पता चल जाएगी। इसी तरीके से चीता, ब्लू फिश और खरगोश, इन सब की किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी गई है, आपको मीटर प्रति सेकेंड में लिखना है। ये टेबल आपको अलग से भर के मिल जाएगी अगर आप कमेंट करते हैं। आगे देखते हैं, आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ इनटू का निशान होना चाहिए, मल्टीप्लाई का निशान होना चाहिए। तो क्या हो गया, चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। अब दूरी को कैसे निकाल लिया हमने, दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय। और अगर हमें समय निकालना होता तो क्या करते, दूरी इधर है, चाल को इधर भेज देते इक्वल के सेकेंड साइड, दूसरी साइड पे, तो चाल चली गई दूरी बटे समय हो जाता, बटे चाल हो जाता। लिया गया समय बराबर चली गई दूरी बटे चाल, ये आपको किसका समय निकालने का फॉर्मूला हो जाता। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर, हाँ ओडोमीटर होता है, हम जानते हैं ऑटो वगैरह में लगा होता है, जिससे वो देखते हैं कि कितनी दूरी तक कौन से पैसेंजर को ले गए वो। आपने स्कूल अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। देखिए, सॉरी, वो तो दूरी मापता है ओडोमीटर, ये चाल मापता है। क्या मापता है, चाल। मीटर लगा हुआ देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। फिगर 9.7 की तरह। फिगर 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा होगा। इसे चाल मापी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे चाल मापी कहते हैं। देखिए, एक कार का डैशबोर्ड दिखाया गया, फिर उसको जूम इन करके आपको दिखाया गया है। देखिए आगे, इसे क्या कहते हैं, इसे चाल मापी अर्थात स्पीडोमीटर कहते हैं। और जो दूरी को मेजर करता है उसको ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है आपका, चाल मापी है। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथ मापी यानी ओडोमीटर कहते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया था। आगे देखते हैं, विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। मतलब हर 30 मिनट में वो बस कितनी दूरी को कवर करती है उसको लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी टेबल 9.5 में लिखे। ये है उनका टेबल जो उन्होंने तैयार किया लिखकर। ATM पे उन्होंने स्टार्ट किया था और आरंभिक बिंदु 0 किलोमीटर थी और पथमापी का
पथमापी का पाठ्यांक कितना था उस समय? 36,540 किलोमीटर उस टाइम था। और 8:30 पर उसका पाठ्यांक क्या था? और आरंभिक बिंदु से दूरी कितनी थी? 20 किलोमीटर। क्या थी? 20 किलोमीटर। और इसका क्या था? पथमापी का पाठ्यांक क्या था? यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि उसका तो हो गया कितना? 40 था, यहाँ 540 था, यहाँ 560 हो गया। तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर। इसी तरीके से हर आधे घंटे का पाठ्यांक उन्होंने लिखा और टोटल 10 बजे तक उन्होंने कितनी दूरी की? 80 किलोमीटर। यहाँ देखो हर आधे घंटे में 20 किलोमीटर ही कवर कर रहा है। आगे देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? आप देख सकते हैं 80 किलोमीटर, ये आपको दिख रहा है। क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर, हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर। समय कितना लगा? 8 बजे से 10 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे लगे हैं। और किलोमीटर पर आवर में 80 बटे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमें? 40। कितना आ जाएगा? 40। इसके चाल कितनी आ जाएगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे, 40 किलोमीटर पर आवर। सारणी को देखकर बूझो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। आप देखिए 9:45 AM तक उसने कितनी दूरी तय कर ली थी? 60 और 10 और रखिए 70, ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर तक। कितनी दूरी? 70 किलोमीटर कवर करेगी वो। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वे अपने शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचें। आइए यह पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ देखिए ये है, आपको ऐसा भी मिल सकता है। दूरी समय ग्राफ को देखते हैं। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। फिगर 9.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। यहाँ आपको फिगर 9.8 में जो ग्राफ दिखाया गया इसको क्या कहते हैं? स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र, जैसा कि फिगर 9.9 में है, दिया गया है। देखिए ये वृत्तारेख है, ये ग्राफ जो है वृत्तारेख कहलाता है और पाई चित्र भी कहते हैं उसे। और फिगर 9.10 में जो दिखाया गया है वो कैसा है? में दर्शाया गया ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। पहला जो है 9.8 में ये स्तंभ ग्राफ है, ये वृत्तारेखा ग्राफ है जिसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं, पाई ग्राफ भी कहते हैं। और ये जो है रेखा ग्राफ है, फिगर 9.10 में जो दिया गया है इसको क्या कहते हैं? रेखा ग्राफ कहते हैं। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। चलिए एक ग्राफ पेपर लीजिए। फिगर 9.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। देखिए यहाँ पे फिगर 9.11 में दिखाया गया, इस पर इसके लंबवत 2 रेखाएं खींचनी है। चलिए खींच लेते हैं। आगे क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा पर x'(OX) अंकित कीजिए। क्षैतिज रेखा पे आप देखिए x'(OX) रेखा एक खींची गई है, आप देख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं? इसे यक्ष अक्ष कहते हैं। ये जो हमने रेखा खींची है इसको क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा? XOX' तथा आगे इन्होंने कुछ और भी कहा था। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर YOY' अंकित कीजिए। आप ये देखिए YOY' अंकित कर लिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से। इसको क्या कहते हैं? इसको y अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको y अक्ष कहा जाता है। इसको x अक्ष कहा जाता है। आगे क्या कह रहे हैं? XOX' तथा YOY' का प्रतिच्छेद बिंदु O कहलाता है। जिन 2 राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं 2 अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। मतलब OX इस तरफ जो है पॉजिटिव साइड कहलाएगी और इस तरफ हम ऋणात्मक चीज़ों को दर्शाएंगे। और इसी तरीके से
ओ वाई की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव साइड को दर्शाएंगे और ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ अर्थात ओ वाई डैश की तरफ हम नेगेटिव संख्याओं को दर्शाएंगे। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा, हम एक्स अक्ष पर धनात्मक मानों को ओ एक्स के अनुदिश दर्शाते हैं, इसी प्रकार वाई अक्ष पर धनात्मक वाई मानों को ओ वाई के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम मतलब धनात्मक मानों पर ही विचार कर रहे हैं, तो इसलिए नेगेटिव साइड पे देखना ही नहीं है। इसलिए हम फिगर 9.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये ओ एक्स ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ऑल पॉजिटिव में यही साइड आएगा, तो हम इसी को देखने वाले हैं। आगे देखते हैं, बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े टेबल 9.6 में दर्शाए गए हैं। आपको टेबल 9.6 दी गई हो, उन्होंने जो कैलकुलेशन की है, जो गणना की, वो लिखा गया है। जैसे कि टाइम दिया गया है 1 मिनट में और कितनी किलोमीटर उन्होंने कवर किया है वो दिया है कार द्वारा। आगे आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए फिगर 9.11 की तरह, जैसे कि हम अभी ऊपर देखा था। अभी फिगर में इस तरीके से दो ऊर्ध्वाधर लंबवत रेखाएं खींचनी। आगे इन्होंने कहा उन पर ओ एक्स अर्थात ये हो गया ओ एक्स तथा ओ वाई अंकित कीजिए। ये ओ वाई हो गया। वैसे तो हमारी रेखा कितनी थी, रेखा क्या थी पूरी की पूरी, वैसे तो रेखा हमारी क्या थी, जैसे कि दो रेखाएं हमने खींच ली हैं इस तरीके से। अब ये एक रेखा थी हमारी, एक ये रेखा ये थी, जिसे क्या कह रहे थे हम, इसे यहाँ पे O था, यहाँ पे एक्स डैश था, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे वाई था, यहाँ पे वाई डैश था, और हम किस भाग को देख रहे थे, ये छायांकित भाग को, इसी को, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड थी, तो ये इसी तरीके से आपको ग्राफ बनाने के लिए कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ओ एक्स तथा ओ वाई अंकित कर लीजिए। कर लिया हमने। आगे इन्होंने कहा है कि यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय अर्थात एक्स अक्ष के अनुदिश किसको दर्शाते हैं, समय को, तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाइए। वाई अक्ष यानी ऊपर की तरफ किसे दर्शाएंगे, दूरी को। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए, चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में, जो आप चुने, तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए, जैसे कि मीटर, मिनट, सेकेंड, आवर, ये सब। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे समय के लिए हम क्या माप सकते हैं, अगर समय को मिनट मान रहे हैं तो दूरी सेंटीमीटर में मान लेंगे। दूरी अगर किलोमीटर में मान रहे हैं तो फिर समय अगर किलोमीटर में चाल अगर दूरी तो किलोमीटर मान रहे हैं तो सेंटीमीटर मान सकते हैं। इस तरीके से 1 मिनट बराबर 1 सेकेंड यहाँ पे लिखा गया है, जैसे 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर चलती है। फिर लिखा गया है समय हो गया, ये तो समय। और अगर बोला है 1 किलोमीटर में कितनी दूरी चलती है, 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिखा गया है, ये गलत है नीचे वाला। आगे चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने, जैसे कि हम अगर समय को सेकंड में मान रहे हैं तो दूरी को हम किस में मान लेंगे, मीटर में मान लेंगे, या फिर सेंटीमीटर, समय को सेकंड में और दूरी को मीटर में मान लेंगे। और कभी कभी हम सेकंड भी मानते, सेंटीमीटर भी मानते हैं। और अगर समय को हम मिनट में मान रहे हैं तो दूरी को मीटर में मान सकते हैं, और अगर समय को हम आवर में मान रहे हैं तो दूरी को किलोमीटर में मान लेंगे। इस तरीके से आगे चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर, जैसे कि एक्स अक्ष पर समय को और वाई अक्ष पर दूरी को अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। कि मतलब जैसे समय अगर आपने ये एक्स अक्ष बनाया तो यहाँ स्टार्ट किससे करेंगे, 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 मिनट लिखेंगे, मतलब 1 मिनट में कहाँ पहुँची, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 मिनट में, फिर ऐसे दूरी का बनेगा, यहाँ पे कितनी किलोमीटर गई, कितनी किलोमीटर, तो इस तरीके से रेखा आपकी जाएगी। अगर समान चाल से जा रही तो सीधी तिर्यक रेखा मिलेगी, वरना आपको कुछ अंतर मिलेगा।
आगे क्या कहते हैं, जैसे कि फिगर 9.12 में दिखाया गया है। यहाँ देखिए आपको फिगर बना के भी दिखा दिया गया है, जैसे कि ये समय है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और दूरी है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इस तरीके से। और फिर जब वो जा रही है तो उसकी चाल मिल रही है आपको और उसके द्वारा तय की गई दूरी ये ऊर्ध्वाधर दिशा दिखा रही है, लिया गया समय ये एक्स अक्ष दर्शा रहा है और ये उसकी चाल को दिखा रहा है। आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या कहा, अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं टेबल 9.6 के अनुसार, जैसा कि ऊपर दिया गया है। क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य होती है। मतलब अगर आपने समय ही नहीं लिया है, स्टार्ट ही नहीं किया है, तो आपके द्वारा चली गई दूरी भी क्या है, शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है, मतलब वो अभी कहाँ है, मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी तय चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखना है, किस तरीके से वो 1 किलोमीटर कितनी दूरी 1 मिनट में कैसे 1 किलोमीटर तय करती है, तो फिर तिर्यक रेखा आपको दर्शाई गई है। आगे क्या कहते हैं, इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। जैसे यहाँ पे खींचा गया है, आप देखिए इसी तरीके से कह रहे हैं। इसी बिंदु पर आप ये y अक्ष के समांतर हो गया रेखा और ये रेखा क्या हो गई, x अक्ष के समांतर हो गई। देखिए यही रेखा समांतर है कि नहीं x अक्ष के, और ये y अक्ष के समांतर है कि नहीं। और फिर 2 मिनट को दर्शाने वाले बिंदु को देखेंगे, फिर y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, फिर 2 किलोमीटर को दर्शाने वाले बिंदु को देखेंगे, फिर x अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, ये y अक्ष के, ये x अक्ष के। इसी तरीके से हम ग्राफ को तैयार कर लेंगे। आगे क्या कहते हैं, वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। फिगर 9.12। इस प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। फिगर 9.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा। फिगर 9.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। जैसे कि जब आपने बिंदुएं बना ली हैं तो इन बिंदुओं को क्या करना है, ऐसे मिला देना है, यही कह रहे हैं। आगे देखते हैं, बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल असमान चाल है यानी अनियत है तो फिर ये सरल रेखा ना प्राप्त होगी, लगातार परिवर्तित हो रही होगी अगर उसकी चाल, तो ग्राफ की आकृति कुछ और हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का समुच्चयन इतना सरल नहीं होता जितना फिगर 9.12 में आपको दिखाया गया है। फिगर 9.13 में दर्शाया गया है, जैसे कि इन दोनों फिगरों में आपको दर्शाया गया, इतना आसान नहीं होती हैं ये चीज़ें। जैसे ये फिगर 9.12 पर था, फिगर 9.13 ये है, आप ये देख सकते हैं, ये भी एक समय दूरी समय ग्राफ है। आगे देखते हैं, हमें x अक्ष तथा y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए 2 भिन्न पैमाने का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय टेबल 9.5 में दर्शाए गए हैं, जो कि ऊपर हमने देखा था। बस द्वारा तय की गई दूरी, कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें, मतलब 1 किलोमीटर को कैसे दर्शाएंगे ग्राफ पे, एक पेपर पे तो आप 1 किलोमीटर दर्शा नहीं सकते, तो 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर को मान के चलेंगे, जो ऊपर दिया गया था वो कहीं ना कहीं सही था। चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, क्योंकि 80 किलोमीटर दर्शाने के लिए तब 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 80 किलोमीटर 80 सेंटीमीटर के बराबर हम खींचेंगे, जो कागज़ की सीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत
10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने में हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। आगे, यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ अगर मतलब हम 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लें तो 80 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच के अंतर को देखिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना है। आगे क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर आमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया जो कि स्क्वायर शेप में है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा टेबल 9.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी को हम 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, सपोज करके टाइम को 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, क्योंकि ग्राफ है, कागज़ है, तो सेंटीमीटर में ही दिखेगा, उसमें तो समय नहीं दिखेगा, तो उसी के अनुसार दर्शाएंगे। तो इस तरीके से कुछ आपको ग्राफ प्राप्त होगा फिगर 9.13 की तरह। देखिए, क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? बिल्कुल। क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ फिगर 9.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? बिल्कुल। यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टेबल 9.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे टेबल एक और ग्राफ है 9.14 करके, इसको देखते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ में हमें समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल, हर पॉइंट पे दिखाया गया होता है आपको। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम एक्स अक्ष पर उस समय यानी 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करेंगे, देखकर फिगर 9.14 की तरह, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए, यहाँ पे 8 AM पे 8 और 8:30 के बीच में हम मान लेते हैं यहाँ पे 8:15 हो रहा है, तो उसके संगत बिंदु को पता लगाते हैं तो हमें लगभग क्या पता चल रहा है? 10 सेंटीमीटर पता चल रहा है। ये 10 पता चल रहा है, 1 सेंटीमीटर पता चल रहा है, जो कि 10 किलोमीटर के बराबर है। तो हम बोलेंगे 15 मिनट में कितनी दूरी चल रही है? वो 10 किलोमीटर चल रहा है। इसके पश्चात हम टी से होकर जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह वाई अक्ष को बिंदु बी पर काटती है। वाई अक्ष पर बिंदु बी के संगत दूरी OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती, जो कि 10 किलोमीटर देखा हमने। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? 10 किलोमीटर है। क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? बिल्कुल। 9:45 हम देख रहे हैं यहाँ पे 9:30 और 10 के बीच में, हम यहाँ पे 9:45 सपोज करते हैं। इसके अनुदिश आप देखिए, इसी तरीके से इसके वाई अक्ष के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींच सकते हैं। हम इस तरीके से कुछ खींचेंगे। आप देखिए, यहाँ पे लगभग जा रहा है हमारा, और फिर इसी बिंदु पर फिर हम क्या देखेंगे, कितनी दूरी तय कर रहा है। आप बताइए, ये कितनी दूरी पर? इसको हम इससे मिला देंगे। किससे मिला देंगे? एक्स एक्स के समांतर रेखा खींच के कितना लगभग जा रहा है? ये जा रहा है, कितनी दूरी जा रहा है? 80 किलोमीटर। आप देखिए, ग्राफ पे आपको पता चल रहा है। सॉरी, ये तो 10 AM पे बन गया है, हमें बनाना था 9:45 पे। चलिए 9:45 पे बनाते हैं। 9:45 पे यहाँ लगभग जा रहा है, और इसको जब हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच के मिलाते हैं तो कहाँ पे पहुँच रहे हैं हम? लगभग 70 किलोमीटर। तो हम पता कर पाए हैं यहाँ पे हमें क्या मिला है, कितनी दूरी 9:45 पे कितनी दूरी तय कर रहा है वो? 70 किलोमीटर। किलोमीटर में वो दूरी कितनी है?
70। पहली को यही जानना था। आगे कहते हैं, क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल चाल ज्ञात कर सकते हैं। अगर 9:45 पे ही निकाले तो चाल बराबर स्पीड बराबर हमने क्या निकाला था? दूरी बटे समय, डिस्टेंस बाय टाइम। तो दूरी कितनी निकाली? अभी हमने 70 निकाला है। और टाइम कितना निकाला है? 8 बजे से 9:45 के बीच में कितना हो गया? आप आवर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग कितना आएगा? 8 और 9 के बीच में ये आपका 1 आवर हो गया। और 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे कितना मिलेगा? 60 से डिवाइड करके 15 4 तो आएगा आपको आवर में ये 7/4। क्या आ जाएगा? 7/4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। आप मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जिसे ऐसे हम डिनोट करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है, मतलब जो घटनाएं अपने आप को दोहराती हैं। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अगर चाल परिवर्तित हो रही है तो दूरी समय ग्राफ कुछ और होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।